आगे की क्लास मुझे और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। एक बार जल्दी से कमेंट पास कर दीजिए। बहुत अच्छे। कौन कौन चैप्टर कटा है सर केमिस्ट्री में? अभी कोई चैप्टर नहीं कटा है। बिहार बोर्ड कोई चैप्टर नहीं काटा है। छोड़ो, मत काटने दो, पूरा पढ़ा जाएगा, रफ्तार पकड़ी जाएगी। बोलो आ गया सभी को? बहुत अच्छे। राधे राधे भाई, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए। यस सर, करके लाए हैं क्या? सभी रिवीजन करके लाए हैं क्या? अभी आंसर की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 349 आ रहा है। 349 बात करते हैं उस आंसर की, पहले बात करते हैं क्लास की। ओके, बहुत अच्छा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ओहो, बहुत बढ़िया। चले फिर स्टार्ट की जाए क्लास। 4 का आंसर 143 आ रहा है। ओके, देखते हैं। कोई कह रहा है 855 आ रहा है। बहुत अच्छे भाई, तुक्का मारते रहो, किसी का मैच नहीं कर रहा है अभी तक। 143 आ रहा है। बहुत अच्छे। 349 आ रहा है। ओहो हो, बोलिए स्टार्ट की जाए। कमलेश, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से एक बार भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आएगी तो फिर से एक बार पढ़ाई जाएगी, परेशान हो तो पूरी पूरी अभी बाकी पड़ी है। चले स्टार्ट करते हैं क्लास को। पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इनके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अतिरिक्त चर्चा करेंगे, थोड़ा नई चीजें सीखेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोड विभव सीखेंगे, वे कितने प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से इसे सीखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जरा चलते हैं, बात करते हैं कल के सवाल की। इसको जरा लगाने का हम भी प्रयास करते हैं, आप तो लगा चुके होंगे। बोला जा रहा है दिया भाई, जब तक मैं लगाऊंगा नहीं, जब तक आपको आंसर कंफर्म करना नहीं दूंगा। कुछ बच्चे होंगे जो लापरवाही करते हैं, लगाए नहीं होंगे, उनके लिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। दिया है सर अनंत अनुता पर, अनंत तनुता पर क्या दिया है सर? Al3+ की दी है। Al3+ की कितनी दी है सर? आयनिक चालकताएं दी है 189 दी है। और हमारी अनंत अनुता पर दिया है इसकी SO4 2- की हमारी दी है, कितनी दी है सर? 160 दी। मात्रक क्या दिया है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मतलब क्या है सर? ये जो दी हैं ये मोलर चालकताएं हैं। क्या? अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं दी हैं हमें। अनंत तनुता पर Al2SO4 की तुल्यांकी चालकता। ओहो, ये कैसे हो गया? ओहो, खतरनाक है फिर ये। अरे भैया फिर तो लगा ही नहीं पाए होगे। हाँ, क्या ये तो खतरनाक है भाई। भाई दी है मोलर चालकताएं और पूछ रहा है तुल्यांकी चालकता। ओ फंस गए। अब कैसे लगाया जाए इसको? क्या कहते हो? सवाल मिसप्रिंट है। क्या कहते हो? सवाल मिसप्रिंट है ना भाई। निकालने के लिए बोला है तुल्यांकी चालकता, दिया है उसने मोलर चालकता की वैल्यू। अरे वो तो नॉर्मल में जानते हैं हम, एन फैक्टर वाला। तो एन फैक्टर वाला नॉर्मल में जानते हैं। एक फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, याद कराते हैं जरा। एक फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। क्या पढ़ा था जरा देखो। फार्मूला पीछे पढ़ा था, ऐसा कुछ था, हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे। लैम्डा इक्वलेंट बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एन। तो हमने पढ़ा था कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एन फैक्टर इंटू एम। एम को, एन फैक्टर को इधर बुला लिया था। हाँ, तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा इक्वलेंट बराबर, या लैम्डा इक्वलेंट इंटू एन फैक्टर बराबर हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा मोलैरिटी। ठीक है, ये एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, याद हो सभी को? ठीक है, याद है सभी को? क्या ये फार्मूला याद है? इसी फार्मूला के बेस पर हम इस सवाल को लगाने वाले हैं। ठीक है, इस फार्मूला के बेस पर इस सवाल को लगाने वाले हैं। वैसे इस फार्मूले की जरूरत वैसे ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मोल इनवर्स दिया है, तो अनंत अनुता पर L2S4 की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। क्या कहते हो? पता कहाँ है सर? तो निकाल लिया जाएगा ना, क्या दिक्कत है? अभी निकाल लिया जाएगा ना इन फैक्टर का मान। ओके। ओ, क्या किया जाए फिर? चलो चल लगाते हैं एक बार। मुझसे भी गलत हो गया, फिर मैंने भी कॉपी में गलत ही लगाया। मैंने सवाल ही देखो। सोचा हल करते हैं, हल कर लेते हैं। अनंत अनुता पर मोलर चालकता पहले निकाल लेते हैं Al2SO4 के होल थ्राइस की। Al2SO4 के होल थ्राइस की निकाल लेते हैं। क्या निकल के आ जाएगी जरा पहले वो लिखते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या होगा? होगा सर Al2SO4 के होल थ्राइस का अगर आप करोगे तो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर? निकल के आएगा 2Al3+ आएगा और प्लस का 3SO4 2- आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छा आगे आ जाओ। सर अगर इतना आ गया है तो आप हल करना चालू कीजिए। लेमडा मोलैरिटी एट इन्फिनाइट
Al2SO4 के होल थ्राइस की समझ में आएगा या तब आप समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, पहले इसकी मोलैरिटी निकालना है। क्या हो जाएगा, लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट Al3+ की हो जाएगी और प्लस का लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट की हो जाएगी SO4 2- की हो जाएगी। यहाँ 2 से गुना है तो 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 3 से गुना है तो 3 से गुना हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। आगे आ जाइए, जरा सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा मोलैरिटी एट इन्फिनाइट Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल, वैल्यू पुटअप करते हैं, जरा देख लो। 2 इंटू 189 प्लस 3 इंटू 160 प्लस 3 इंटू 160। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैम्डा मोलैरिटी एट इन्फिनाइट Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल क्या हो जाएगा, 2 9 18 2 8 16 1 17 2 1 कम 2 1 3 378 हो जाएगा और प्लस का 0 8 4 कितना आ जाएगा, टोटल ऐड होके आ जाएगा 8 5 8। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया मेरा लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट Al2SO4 होल थ्राइस, आगे 855 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हम जानते क्या है, हम जानते हैं सर लैम्डा मोलैरिटी एट इन्फिनाइट इक्वल टू n फैक्टर इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट। अब भाई अनंत अंतता दोनों तरफ मैंने लगा दी। अच्छा, n फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो, n फैक्टर का मतलब होता है, अगर कोई लवण है, मैंने बताया था ना, n फैक्टर का मतलब क्या होता है, अम्लता या तो क्षारकता या तो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। तो अगर यहां पर कुल धनावेश देखना चाहोगे तो जरा इसको देखो, जरा कुल धनावेश का मतलब आप कहोगे सर इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कुल धनावेश देखो या तो आप कुल ऋणावेश देखो। तो यहां से अगर हम देखने जाएंगे तो पता चलेगा 2 3 6, मतलब कुल धनावेश हमारा 6 है। अगर हम ऋणावेश भी देखेंगे तभी निकल के आएगा 3 दूनी 6, मतलब जो हमारा n फैक्टर है सर, जो हमारा n फैक्टर है वो कितना है, जो हमारा n फैक्टर है वो हमारा 6 है। कितना है? 6 है। क्या है? 6 है। तो क्या हो जाएगा, की वैल्यू दी है हमारी 855 इक्वल n फैक्टर की वैल्यू 6 हो जाएगी, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इन्फिनाइट 858/6 मींस 143। सही जवाब है लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट क्या आ जाएगा, 143 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। जरा मैच कर लो एक बार, तो लगता है मैंने कॉपी में भी इसको गलत लगा दिया है। चलो देखो, 6 समझ में आया, कोई बात नहीं है, टाइपराइटर से मात्रक लिखने में ही गलत हो गया तो सवाल तो लगाएंगे ही। अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा तो नहीं लगाएंगे एग्जाम में, लगाना तो पड़ेगा ही ना भाई। अगर मान लो यहां पर मान लेते हैं हम टाइपराइटर से मिस्टेक हो सकती है, बट वहां पर जो पेपर में आएगा तब तो आप नहीं कह सकते ना उठ के कि भाई पेपर में गलती हुई है, पेपर गलत है, अब हम इसको नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई, पेपर में आया है तो उसे सॉल्व करना है। तो एक नया क्वेश्चन बन गया, एक नए टाइप का बन गया। हमारे पास क्या दिया था भाई, अनंत अनुता पर आयनिक चालकताएं दी थी और दिया था मोल इनवर्स में, मतलब हमें मोलर चालकताएं दी थी, तो हमने लिख दिया। ठीक है, हमने पहले भाई अब मोलर चालकताएं दी हैं तो मोलर चालकता वाला ही फार्मूला लगाएंगे। यहां पर 2 लिखा था, 2 से मल्टीप्लाई मारा, यहां 3 लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई मारा, तो वैल्यू निकल के आ गई हमारी मोलर चालकता की 855 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम जानते हैं कि सर, हम जानते हैं, लिख दो, हम जानते हैं क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट बराबर होता है n फैक्टर इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट। सर n फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाला? आपने कहा या तो कुल धनावेश ले लो या तो कुल ऋणावेश ले लो। n फैक्टर के बारे में आपने कई सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको n फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो 11th में पढ़ा रहा हूं 11th के बच्चों को, उनको मैंने तुल्यांकी भार निकालना सिखाया है। जहां आपको वीडियो स्क्रॉल करना, जहां आपको प्लेलिस्ट में देखो, पहले प्लेलिस्ट में जाना, वहां 11th 2025 का जो सेशन है उसमें जाना, उसमें देखना, स्क्रॉल करके नीचे देखना, 2-3 लेक्चर पीछे ही तुल्यांकी भार का वीडियो पड़ा होगा। तुल्यांकी भार के वीडियो में देखना, जहां मैंने लवण का तुल्यांकी भार निकाला सिखाया है, वहां लवण के तुल्यांकी भार में बेहतर रूप से इन लोगों को सिखाया है। वहां सिखाया कि या तो कुल धनावेश होना चाहिए या तो कुल ऋणावेश होना चाहिए। तो आपने कहा 2 3 6, या तो कुल धनावेश ले लें तब भी बात वही है, चाहे 3 दूनी 6 कुल ऋणावेश ले लें तब भी बात वही है। तो हमने n फैक्टर की वैल्यू 6 रख दी, वैल्यू पुटअप की, आंसर निकाला, निकल के आया 143 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन में क्या अंतर है? भाई वैद्युत अपघट्य क्या है? एक पदार्थ है, और जिस पदार्थ का वैद्युत अपघटन होता है, भाई ऐसा कर दो, वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं
जो अपनी गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये पदार्थ हैं, वैद्युत पदार्थ, या मैंने कहा वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में या अपनी गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब बात करोगे वैद्युत अपघटन की। वैद्युत अपघट्य पदार्थ का वैद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। ओके, सही है। एक बार आपने देख लिया 6 कम 6 तो हुआ 25, 6 चौक 24, 1 हुआ 18, 6 18, सही है। 143 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, एकदम सही जवाब है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में यहाँ इक्विवेलेंट लिख देते तो हम डिफरेंट टाइप से सवाल को लगाते, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट लिख देते तो ये डिफरेंट टाइप से सवाल लगाते। हम एक बात कहते हैं, चलो अच्छा एक बार और कह देते हैं, हम चाहते हैं कि एक बार आप यहाँ पर इक्विवेलेंट करके सवाल लगाना, ठीक है। मैं कह देता हूं इस सवाल में ही आपको देखो, इस सवाल में ही आपको यहां पर इक्विवेलेंट रखना है। क्या रखना है? इक्विवेलेंट रखना है। और उस सवाल का नंबर कितना देना है? 6 नंबर। 6 नंबर सवाल बना के पूरा का पूरा सवाल करना है। 6 नंबर सवाल लिखना, पूरा सवाल सेम लिख लेना, बट यहां मोल इनवर्स की जगह पर इक्विवेलेंट इनवर्स लगा लेना, फिर सवाल लगाना और कल हमें आंसर बताना कि अब कितना आंसर इस सवाल का आ रहा है, ठीक है। मैंने एक नया सवाल बना दिया, यहां पर इक्विवेलेंट रखना, तब सवाल पूरा का पूरा लगाना और कल हमें आंसर बताना कि सवाल का आंसर क्या आ रहा है। सर मात्रक लिखना जरूरी है? बिल्कुल लिखना जरूरी है। ओके, कौन कह रहा है सर? नुसरत परवीन जी कह रही है गलत है आंसर। गलत का मतलब होता है गला हुआ। बहुत बड़ी कोई बात नहीं प्रिया कुमारी जी, आपने इक्विवेलेंट रखकर बनाया है तो उसका आंसर अलग आ रहा होगा। मैंने मोल इनवर्स रखकर ही लगा दिया तो मेरा आंसर अलग आ रहा है। किसी ने अगर यहाँ इक्विवेलेंट मानकर मतलब कहा कि टाइपिस्ट की गलती है, टाइपिस्ट ने यहाँ गलत किया है, सर ने भी गौर नहीं किया है, यहाँ पर गलती है, आप यहाँ पर इक्विवेलेंट मान के पूरा सवाल लगा दिए हो तो कोई भी वो एक सवाल है ना, सवाल को रहने दीजिए, उस सवाल का आंसर आपका सही ही होगा। ओके ठीक है। अब इक्विवेलेंट, अच्छा इक्विवेलेंट मानने पर भी 143 आया, देख ले क्या लगा के, हमको क्या, हम लगा के एक बार देख लेते हैं। 189 बाई 3 प्लस का 160 बाई 2 संग 18 3 का 9 वर्ड 16 3। अरे भाई बिल्कुल सही, अरे फिर मैंने सवाल सही लगाया भाई, अरे बिल्कुल सही लगाया। आप यहां पर इक्विवेलेंट मान के लगाओगे तब भी 143 ही आएगा। ओहो मजा आ गई। मतलब सर इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। और आपने जो आज विधि बताई है, आज इस विधि से हमने ये भी सीख लिया कि अगर यहां मोल इनवर्स में दिया है और तब भी हमसे आंसर इक्विवेलेंट इनवर्स में पूछे, मतलब मोलर चालकता देने के बाद अगर कोई हमसे तुल्यांकी चालकता पूछे तब भी हम सवाल का आंसर एकदम सही निकाल सकते हैं। देख लो एकदम सही आ रहा है, 143 यहां पर भी आ रहा है, 143 यहां पर भी आ रहा है। लगा के देखना, जब आप इक्विवेलेंट मान के लगा के देखोगे तो 143 ही आएगा। क्या कहते हो? अब जरा बता दो क्या कहते हो, बता दो जल्दी से भाई, जल्दी से बता दीजिए। एकदम सही है ना? शिवम कुमार जी आपका मात्रक गलत है, मोल इनवर्स नहीं होगा, इक्विवेलेंट इनवर्स होगा। तुल्यांकी चालकता निकालनी है, सही है ना? लगा के देखा क्या? यहां पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहां हो जाएगा 1/3। देखो मैंने कहा था जब इक्विवेलेंट वाला सवाल लगाना तो जो चार्ज लगा हो उसको बटे में लिख देना। तो यहां पर चार्ज कितना लगा था? 3, तो आपने यहां 1/3 कर दिया होगा, और यहां चार्ज लगा है 2 तो आपने यहां 1/2 कर दिया होगा और फिर सवाल लगाया होगा। सही है? अरे भैया एग्जाम में तो आता ही है। 349 सर मेरा आया है। नहीं भाई एक बार फिर से लगाओ। ओके आविष्कार कर दिया। अरे कोई आविष्कार थोड़ा नहीं किया है, मुझे फार्मूला याद है, इस फार्मूले की वजह से लगाया। मेरे दिमाग में एक बार ये घंटी बज रही थी, अगर मैंने यहां पर इन्फिनाइट मान लिया तो क्या तब भी ये आंसर मैच करेगा? क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? चलो अच्छा आ जाओ, रोने का मन कर रहा है सर, खुशी की आंसू। चलो बस करो, चलो आ जाओ आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। अब एकदम शांति से सुनना, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखो अभी तक हम इलेक्ट्रोडों के बारे में जानते हैं, एक ही हम लोगों ने सेल पढ़ा है जिसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। पढ़ लिया है आपने, मैंने आपको पढ़ाया था, जहां आपको मैंने विद्युत अपघटन पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया था। विद्युत अपघटनी सेल में आपने अच्छे से समझ लिया था कि कौन कैथोड होता है, कौन एनोड होता है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है। बट अब यहां से थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाएगा। पहले हम इलेक्ट्रोड जानेंगे, वहां क्या बताया था, जो धातु की क्षण होती है वो इलेक्ट्रोड का काम करती है। तो मैंने कहा जब किसी धातु की क्षण को, परिभाषा आपको याद रखनी है, कभी कभी पेपर में 2 नंबर का सीधे पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जब किसी धातु की क्षण को, धातु की क्षण को, धातु की क्षण को टी धातु के लवण के विलयन में, लवण के विलयन में
क्या कहा, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है तो धातु की क्षण व विलयन पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो जो मात्रा में समान, तो मात्रा में समान एवं चिन्ह में विपरीत होता है, चिन्ह में विपरीत होता है। चिन्ह में क्या होता है प्यारे बच्चों, चिन्ह में विपरीत होता, इसी विपरीत होता है तो धातु की क्षण इलेक्ट्रोड का कार्य करती है या इलेक्ट्रोड कहलाती है, इलेक्ट्रोड है। एक बार जरा थ्योरी समझिए और बताइए क्या परिभाषा आपको याद हो गई। अगर याद हो गई हो तो फिर मैं आगे बात करूं। मैंने कहा मैं किसी धातु की क्षण ले लूं और उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दूं। अच्छा, समझाने के लिए सर कैसा, मैंने कहा ये एक सेल है, ये एक क्षण है, तो मैं एक क्षण लगा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा ये मेरी Zn की क्षण है और ये मेरा ZnSO4 का सॉल्यूशन। देखो ये जो क्षण है, ये जो क्षण है ये मेरी Zn की है और इसका जो सॉल्यूशन है वो ZnSO4 का है। तो वही बात हुई ना, ZnSO4 क्या है, लवण है, जिंक की रॉड है, जिंक का लवण है। बोलो क्यों, ZnSO4 ये कहीं अम्ल नहीं है, ये क्षार नहीं है, लवण है। तो आपने कहा जिस धातु की क्षण लें अगर उसी धातु के लवण के विलयन में उसको डुबो दें तो धातु की क्षण पर एक चार्ज आ जाता है, तो यहां पर जो धातु की क्षण पर चार्ज आएगा वो प्लस का आ जाएगा। बताऊंगा भी क्यों आएगा। धातु की क्षण पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, जो विलयन पर भी आता है, मगर धातु की क्षण पर जो आवेश आएगा वो विलयन के आवेश के विपरीत होगा। मतलब क्या है सर, यहां पर जो विलयन आपका भरा हुआ है, यहां जो विलयन आपका भरा हुआ है, इस विलयन पर सर ऋणावेश आएगा। क्या आएगा, ऋणावेश। समझो, समझ में आएगी, समझोगे आएगी, नहीं समझोगे तो नहीं आएगी। समझो, मैंने कहा यदि किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दें तो धातु की क्षण, बोला क्या, धातु की क्षण व विलयन पर एक आवेश आ जाता है जो मात्रा में तो समान, मतलब जितना हमारी धातु की क्षण पर आएगा उतना ही हमारे विलयन में आएगा, जो मात्रा में समान परंतु चिन्ह में विपरीत होता है। मतलब चिन्ह अलग अलग होंगे। अगर Zn हमारी प्लस की है, धन आवेश की है, तो हमारा विलयन जो है ऋणावेश का काम करेगा। क्या काम करेगा, ऋणावेश का। समझ में आई बात सर। दोनों पर, धातु की क्षण पर और विलयन पर आवेश आ जाता है जो संख्या में समान, या हम कह सकते हो मात्रा में समान एवं चिन्ह में विपरीत होता है। संख्या लगा दी, आप मात्रा लगा सकते हो, कुछ भी जो मात्रा में समान, मतलब क्वांटिटी में सेम होता है बट मार्किंग में, चिन्ह में विपरीत होता है, तो धातु की क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं, या धातु की क्षण इलेक्ट्रोड कहलाती है। लवण के विलयन, अरे भाई लवण का विलयन इसलिए लिया गया, देखो लवण का विलयन इसलिए लिया गया प्यारे बच्चों क्योंकि लवण का विलयन, जैसे मान लो हमने ZnSO4 लिया, आपने देखो मैंने कहा ZnSO4 लिया, तो आपको पता नहीं कि सर ZnSO4 जो होगा वो Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, ZnSO4 जो है वो Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। तो यहां पर क्या है, Zn, और लवण में क्या, जो इस विलयन में क्या है, Zn2 प्लस। दो बातें आपको मिल गई क्या, क्षण हमारी Zn की है और जो सोल्यूशन है वो Zn2 प्लस का है। समझ में आई बात, दिमाग में थोड़ा सा पड़ा सर, हमारी जो क्षण है वो Zn की है और हमारा जो लवण बना है वो Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस का बना है। का बना है Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस का। इसके अंदर Zn है, इस लवण के अंदर Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस है। अब बात वहां पर पड़ेगा कि क्या हो रहा है विलयन के अंदर, ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, अपचयन होगा तो कौन सा चार्ज आएगा। ठीक है, दो बातें यहां पर निर्भर करती हैं। सर अपचयन होगा तो क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या चार्ज आएगा। अभी आगे बढ़ेंगे तो हम अपचयन और ऑक्सीकरण के आधार पर इनको बांटेंगे, पर अभी नॉर्मली हम इनको समझते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है। ओके, यहां सिंपल सी बात है सर, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो जाता है तो धातु की क्षण व विलयन पर आवेश आ जाता है जो मात्रा में समान होता है परंतु चिन्ह में विपरीत होता है। मतलब अगर हमारी क्षण प्लस की है तो विलयन हमारा माइनस का होगा, अगर हमारी क्षण माइनस की है तो विलयन हमारा प्लस का होगा।
आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में कैसे पता करते हैं क्या, कि देखो कंडीशन अलग अलग है, अभी कंडीशन की बात करेंगे, अभी नॉर्मल समझते आ जाता है। तो हम इसी धातु की क्षण, जो हमारी धातु की क्षण पड़ी है, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या कहते हैं, आप कहोगे सर इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड कहलाती है। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है? हाँ, कैसे तोड़ता है या समझ में नहीं आता है सर। पीछे आपने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था ना, वहां मैंने आपको विद्युत धारा डाला था और विलयन टूट गया, याद कीजिए। HCl का सोल्यूशन लिया था और उसमें विद्युत धारा डाली थी, तो वो H+ और Cl- में टूट गया था, बताया है ना। फिर मैंने कहा था H+ कहां जाएगा, फिर आपने कहा था Cl- कहां जाएगा, तो आपने कहा था केट आयन है तो कैथोड पे जाएगा, एन आयन है तो एनोड पे जाएगा। मतलब जो हमारा H+ है वो कैथोड पे जाएगा, कैथोड का मतलब माइनस वाले पे जाएगा, और Cl- कहां जाएगा, एनोड पर, मतलब ये प्लस पर जाएगा। तो Cl- कहां जाएगा, ये जाएगा प्लस पे, ये कहां जाएगा, माइनस पे। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये तो पढ़ा है, ये कैथोड है, ये एनोड है। अच्छा, इतना जाने के बाद क्लियर हो गई कि सर कैथोड और एनोड पर जाते हैं, बट हमें ये अभी भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर H+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, ½ बनाता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाता है, ½ बनाता है, प्लस का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये दो कंडीशन थी। मुझे पता चला था कि सर कैथोड पे माइनस आएगा और माइनस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, देखो यहां समझो, कैथोड क्या है, माइनस का, पीछे वाली बातें दोहरा रहे हैं, कैथोड है माइनस का, और माइनस पर क्या हो रहा है जरा देखो। सर आपने सिखाया था इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन जोड़ता है या ग्रहण करता है, कहां पढ़ाया था, 11th में पढ़ाया था। जब कोई भी परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है, और ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वो प्रबल अपचायक कहलाता है, और ऐसी अभिक्रिया आक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये तो पढ़ा। अब ये देखो, जब आवेश, देखो यहां एक प्लस का है, यहां 0 है, जब आवेश कम हो रहा हो तो अपचयन होता है, और जब आवेश, देखो यहां 0 है, जब आवेश बढ़ रहा हो तो ऑक्सीकरण होता है। कई सारी कंडीशन में मैंने आपको 11th में पढ़ाया, अगर आपको याद नहीं है तो आपके पास नोट्स रखा होगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। जब चार्ज बढ़ रहा हो, देखो यहां प्लस का है, यहां 0, तो क्या हो रहा है, यहां चार्ज घट रहा है, घट रहा है तो अपचयन होगा, बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। ये ना समझ में आए तो ये समझो, जब इलेक्ट्रॉन जुड़े, मतलब जब कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो अपचयन होता है, जब कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या ये तो आया, ये तो आया थोड़ा सा एंजॉय करते हुए, कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, परमाणु हो चाहे आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो अपचयन होता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वहां ऑक्सीकरण होता है। तो हमने ये भी सीखा कि सर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैथोड पे क्या होगा, अपचयन, बट कहां के लिए, विद्युत अपघटनी सेल के लिए। यहां पर एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो इसको हटा रहा हूं, क्या लिखूंगा, हमने सीखा नंबर 1, अगर प्लस का आएगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे, आप बोलोगे सर एनोड, तो हमारा प्लस का होगा, काहे का होगा, प्लस का होगा। और दूसरा आएगा कैथोड, क्या आएगा, कैथोड, तो हमारा काहे का होगा, माइनस का होगा। क्या ये दोनों बातें तो एकदम क्लियर नॉर्मल है। सर एनोड हमेशा प्लस का होता है, कैथोड हमेशा माइनस का। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। सर ये इलेक्ट्रोड होते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोड पर धन है तो वो एनोड होगा, अगर इलेक्ट्रोड पर माइनस आवेश है, माइनस का चार्ज है, तो वो कैथोड होगा। ये तो पीछे भी सिखा चुका हूं एसी करके, जहां मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया था, वहां आपको अच्छे से सिखाया था ना, जो एनोड होगा वो प्लस का, जो कैथोड होगा वो माइनस का। अभी तक मुझे यहीं तक बातें पता है, और इसके आगे कोई भी बात मुझे पता नहीं है। तो किसी को इसके बारे में और कुछ पता है क्या, बोलो, इसके अलावा और कुछ जानते हो, अगर इसके अलावा कुछ और जानते हो तो बता दो, फिर आगे बढ़े। बोलिए, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। देखो कई और बातें, वैज्ञानिक वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नष्ट। नष्ट के अनुसार, के अनुसार, वैज्ञानिक नष्ट के अनुसार, इसके अनुसार, वैज्ञानिक नष्ट के अनुसार, केस फर्स्ट या केस फर्स्ट,
वैज्ञानिक नष्ट के अनुसार विलयन दाब, क्या विलयन दाब के हम सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं, और एक होता है पराशरण दाब। क्या होता है? पराशरण दाब से हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये दो बातें आपको मैंने पढ़ाई हैं। विलयन का दाब, एक विलयन दाब डालेगा तो विलयन का दाब, और एक होता है पराशरण दाब जो आप हमें विलयन के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो अगर मैं दो दाबों की बात करूं, एक विलयन का दाब मतलब जो पदार्थ है उसका जो दाब पड़ रहा है, जिस पदार्थ का विलयन है उसका जो दाब पड़ रहा है, और दूसरा पराशरण दाब जो हम बाहर से अतिरिक्त लगाएंगे पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए। दो कंडीशन है सर, विलयन दाब और पराशरण दाब। अगर मैं कह दूं विलयन दाब ज्यादा है, क्या कह दूं? विलयन दाब ज्यादा है, पराशरण दाब कम है। दो कंडीशन यहां पर आएंगी। अगर विलयन दाब का मान ज्यादा है, पराशरण दाब का मान क्या है, तो फिर क्या होगा? देखो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। तो आपका इलेक्ट्रोड है, जो आपका इलेक्ट्रोड है उससे निकल के आयन जाएंगे, कहां जाएंगे? सॉल्यूशन में। ध्यान सुनना, जब आपका विलयन का दाब ज्यादा होगा, पराशरण दाब कम होगा, इसका मतलब सर स्वभाव है कि जब विलयन का दाब ज्यादा होगा तो विलयन से तो कोई निकल के बाहर आ नहीं पाएगा। सिंपल सी बात। देखो अगर मैं कोई एक विलयन भर दूं और बोलूं इस विलयन का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ज्यादा है सर, इतना ज्यादा है कि सर इससे कोई भी आयन निकल के बाहर नहीं आ जा सकता। एकदम नॉर्मल से समझते हैं, ये कोई समझाता नहीं, बट थोड़ा सा क्रिटिकल है, आराम समझोगे तो समझ में आएगा। समझने वाली बात है, पूरा ध्यान कहीं भी हो हटा दो, यहां आ जाओ। सर अगर विलयन का दाब ज्यादा होगा तो विलयन से आयन कभी, देखो यहां पर रॉड लगी है ना, लगी है। अब आप कहोगे क्या विलयन से आयन यहां आएंगे? नहीं आएंगे सर, सोल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है। सोल्यूशन का प्रेशर देखो ऐसे, देखो मैं चित्र बना के देखता हूं, आ जाओ, छोटे छोटे चित्र बना के देखता हूं। मान लो ये एक सेल है, मान लो ये एक सेल है, इसमें एक रॉड लगी हुई है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। तो अगर सॉल्यूशन का प्रेशर है तो कहां काम करेगा? नीचे काम करेगा। तो क्या होगा? यहां से आयन कहां आएंगे? विलयन में आएंगे। यहां से आयन कहां आएंगे? विलयन में आएंगे। बहुत आसान है। जब सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा, विलयन का दाब ज्यादा होगा, तो जो हमारे आयन होंगे वो विलयन में आएंगे। वो दाब ज्यादा है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो विलयन का दाब अगर नीचे की ओर है तो मतलब सर जो आयन होंगे वो नीचे बैठेंगे, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो आयन देगा। अगर इलेक्ट्रोड आयन देगा तो विलयन में जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोड आयन देगा तो क्या होगा? देखो अगर इलेक्ट्रोड आयन देगा तो क्या होगा, ठीक है। अब बताओ कौन आयन दे रहा है? इलेक्ट्रोड। मतलब सर इलेक्ट्रोड के पास ऑलरेडी आयन है। आयन का मतलब क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आयन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। सर अगर ये दे रहा है तो मतलब ये हो गया हमारा माइनस का, और ये ले रहा है तो मतलब काहे का हो गया? प्लस का। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगी। सर जो देता है, जो देता है, ध्यान सुनना, जो देता है वो तो हमेशा काहे का होता है? प्लस का। तो जैसे कोई परमाणु आवेश देता, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का होता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो माइनस का होता है। यही तो बात है। जैसे मैंने कोई दिया, कुछ दिया तो मैं काहे में हो गया? प्लस का, और मैंने लिया तो मेरे ऊपर ऋण आ गया तो मैं हो गया माइनस का। ये तो स्वाभाविक बात है, कक्षा 9 में सीखे। परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस का, परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस। बट यहां पर क्या है कि जब इलेक्ट्रोड से आयन निकल गए, इलेक्ट्रोड से आयन निकल गए, तब इलेक्ट्रोड काहे का काम कर रहा है? तो आप कहोगे सर यहां इलेक्ट्रोड माइनस का है और यहां इलेक्ट्रोड प्लस का है। उस कंडीशन में एनोड होगा और ये होगा कैथोड। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? देखो केस नंबर सेकंड क्या है? केस नंबर सेकंड है, अगर मैं कहूं सॉल्यूशन प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तब क्या होगा? तो आप बोलोगे तब क्या होगा? सर जो सॉल्यूशन है उससे आयन जो हैं निकल के कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? सर यहां से जा रहे हैं तो ये काहे का होगा? माइनस का। ये काहे का होगा? तो बट क्या होगा? कंडीशन बदल जाएगी, ये हो जाएगा कैथोड का। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैथोड का और ये हो जाएगा एनोड। देखो देखो जहां से आयन जा रहे हैं वो माइनस का होता है। ध्यान सुनो, जहां से आयन जा रहे हैं वो माइनस का होता है,
ये तो बात क्लियर है। तो यहां देखो कहां से आयन जा रहा है, सोल्यूशन का, ये माइनस का। यहां जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोड से तो ये माइनस का है, यहां जा रहे हैं सोल्यूशन से तो ये माइनस का है। बट फर्क है हमारे कैथोड और एनोड का। क्या फर्क है हमारे कैथोड और एनोड का? ओके, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो दूसरी तरीके से समझा, ध्यान सुनना। हमने कहा एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन देगा आयन बनाएगा तो आयन कहां जाएंगे? सोल्यूशन में जाएंगे। तो आपने कहा सर अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो सदैव एनोड का होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा एनोड का होता है। यहां देखो, यहां किसमें हो रहा है? सोल्यूशन में हो रहा है। ये आयन दे रहा है, अगर ये आयन दे रहा है तो ये एनोड का होगा और ये क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, सही कह रहा हूं। तो ये हो जाएगा काहे का? गलत बोला था, देखो अच्छा, ये हो जाएगा एनोड का, ये हो जाएगा कैथोड। देखो दो बातें हैं एकदम सिंपल। जब आपका विलयन दाब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड होगा माइनस का और वो एनोड का काम करेगा। जब आपका सॉल्यूशन का दाब कम होगा उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रोड प्लस का होगा, कैथोड का। देख लो, दो बातें आपको याद रखनी है ये वाली। अगर याद नहीं रहेंगी मैं अभी आगे आपको याद कराऊं। जब विलयन का दाब ज्यादा होता है तो हमारा एनोड माइनस का होता है। जब हमारा सोल्यूशन का प्रेशर कम होता है, विलयन का दाब कम होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है, चिन्ह अलग अलग है। देखो यहां आपने पढ़ा कि एनोड हमेशा प्लस का होता है, कैथोड हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। बट यहां पर कुछ उल्टा है, दोनों में देख लो उल्टा है कि एनोड पर प्लस है, यहां दोनों में एनोड पर प्लस कहीं नहीं है। दिख रहा है? एनोड पर प्लस कहीं नहीं है, देखो दोनों में एनोड पर प्लस, ना यहां एनोड पर प्लस है और ना यहां एनोड पर। तो समझ में नहीं आया है आपको? देखो ये जो पढ़ा रहा हूं ना, विलयन दाब और पराशरण, ये तब होता है जब किसी धातु का लवण, धातु की क्षण हो और उस धातु का लवण, समझ रहे हो? जब किसी धातु की क्षण हो उसी धातु का लवण कंडीशन। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोड से आयन कहाँ जा रहे हैं? सोल्यूशन पर जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोड काहे का काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। तो यहाँ काहे का होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। और वो काहे का होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। यहाँ आ गए, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इस कंडीशन में क्या है सर? एनोड हमारा माइनस का काम कर रहा है, कैथोड हमारा प्लस का काम कर रहा है। ओके चले आगे। ये कंडीशन याद रखनी है बस आपको। ये कंडीशन कहाँ काम देंगे देखो बता रहा हूँ। ये कंडीशन अभी आपको जब पढ़ाऊंगा ना, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वहां काम देंगे, ठीक है। वैद्युत रासायनिक जब सेल आपको पढ़ाऊंगा तो ये वहां पर काम देंगे, ठीक है। ये वैद्युत रासायनिक सेल के लिए वहां पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड जो एनोड का होगा वो माइनस का काम करेगा और कैथोड हमारा प्लस का काम। देखो जब आपको मैं वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाऊंगा, ध्यान सुनना, जब आपको मैं वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये देखोगे कि आपका, आप जानते हो कि एनोड हमेशा प्लस का होता है, मगर जब वहां मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका एनोड माइनस का हो जाएगा और आपका जो कैथोड होगा वो प्लस का होगा। दिमाग में एक बात बैठा, जब मैं आपको वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको यह पढ़ाऊंगा कि आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो एनोड होगा वो माइनस का कार्य करेगा, आपका जो कैथोड होगा वो प्लस का कार्य करेगा। एक तरफ इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में जा रहे होंगे, एक तरफ विलयन से आयन इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं। दो कंडीशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, वहां दो कंडीशन कैसे पढ़ाऊंगा वहां के लिए अभी नॉर्मल आपको समझ, ठीक है। याद रखनी है ये बातें कि हो सकता है ये भी। केस नंबर थर्ड देखो क्या होगा। केस नंबर थर्ड में अगर यदि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तब इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? तब इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं NuLL, नल इलेक्ट्रोड कहते हैं, नल इलेक्ट्रोड कहते हैं।
वन मोर सर, समझ में आ गया, बट वन मोर सर, देखो अभी देखो एक बार समझाता हूं, पीछे से थोड़ा सा आता हूं। मैंने आपको वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया, क्या पढ़ाया? वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया। क्या सर पढ़ाया? आपने वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया था कि एक कोई पात्र ले लीजिए, पात्र में एक इलेक्ट्रोड लगा लीजिए, सॉरी पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, पात्र में 2 इलेक्ट्रोड, मतलब एक ही पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड था, समझना। आपने वहां पढ़ाया था एक ही पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा लीजिए, कितने इलेक्ट्रोड? 2 इलेक्ट्रोड लगा लीजिए और इसे उठा के बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये प्लस का टर्मिनल, ये माइनस का टर्मिनल। आपने वहां सिखाया था जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है वो हमारा, जो हमारा बैटरी का प्लस टर्मिनल है वो हमारा जिस जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा वो हमारी पॉजिटिव की हो जाएगी, सही। और बैटरी का जो ऋण टर्मिनल, जो माइनस वाला टर्मिनल है, जिस बैटरी से कनेक्ट होगा वो हमारी माइनस की हो, वो हमारी काहे की हो जाएगी? माइनस की हो। सही है। ये प्लस वाला जिससे कनेक्ट होगा ये प्लस की हो जाएगी, माइनस वाला जिससे कनेक्ट होगा वो माइनस की हो जाएगी। वहां आपको पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? जो प्लस वाली होती है वो एनोड की होती है, तो जो माइनस वाली होती है वो कैथोड की होती है। ये तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। जो एनोड की होती है वो प्लस की, जो कैथोड की होती है वो माइनस की। ये हमने कहां पढ़ा था? वैद्युत अपघटनी सेल में पढ़ा था। और वही बात मैंने यहां कहा कि एनोड हमेशा प्लस का होता है, कैथोड हमेशा माइनस का होता है। बट हमारे एक वैज्ञानिक है नष्ट, वो आए, उन्होंने एक बात बताई और क्या कहा कि अगर केस नंबर फर्स्ट की बात करें, आप अगर विलयन का दाब ज्यादा कर देते हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड एनोड का होगा, माइनस चार्ज होगा उस पर, और हमारा विलयन प्लस का होगा, उस पर प्लस का चार्ज, सॉरी कैथोड का होगा, प्लस का चार्ज। और उल्टा कहते हैं कि अगर आप सोल्यूशन प्रेशर का मान कम कर देते हो, विलयन दाब हमारा कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोल्यूशन से आयन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। अगर सोल्यूशन से आयन हमारे इलेक्ट्रोड पर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर सोल्यूशन से आयन इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं तो सोल्यूशन हमारा माइनस का होगा, वो एनोड का काम करेगा, इलेक्ट्रोड हमारा प्लस का होगा, वो कैथोड। तो 2 कंडीशन है सर। जो यहां पर काम कर रहा है, जो दे रहा है, जो आयन दे रहा है, देखो जो आयन दे रहा है वो हमेशा माइनस का है, ऐसे जो दे रहा है वो हमेशा माइनस का है। यहां इलेक्ट्रोड दे रहा था तो वो माइनस का है, यहां विलयन दे रहा है तो वो माइनस। एकदम आसानी से मैंने आपको समझा। सर यहां पर इलेक्ट्रोड दे रहा है तो वो माइनस का है, एनोड का कार्य कर रहा है। यहां पर विलयन दे रहा है, वो माइनस का है, वो इलेक्ट्रोड, सॉरी वो एनोड का काम कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रोड एनोड का है, माइनस का कार्य कर रहा है, यहां इलेक्ट्रोड प्लस का है, कैथोड का। दोनों ही कंडीशन में मुझे ये पता चला कि सर एनोड पर माइनस कभी होता नहीं, बट जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारे पास ऐसा होगा। जब हम किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोएंगे। पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था सर, ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये अपने लवण के विलयन में नहीं डूबे हैं, यहां पर अलग सोल्यूशन भरा हुआ था। आपने कहा था सर ये जो विलयन भरा हुआ है ये भरा है HCl का। ये जो रॉड है ये H की नहीं है, हाइड्रोजन की नहीं है। ये जो रॉड है ये हाइड्रोजन की नहीं है ना, ये रॉडे जो है, इलेक्ट्रोड जो है हाइड्रोजन के नहीं है। बट भाई हाइड्रोजन पहली बात धातु होती नहीं, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन तो धातु होती ही नहीं है सर, उसके बारे में आप चर्चा ही मत कीजिए। और वहां पर भी ये था कि एक के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डूबे थे, मगर ये कह रहे हैं कि जब धातु की क्षण उसी धातु के लवण के विलयन में डूबे, मतलब Na की धातु हो तो Na का लवण हो, और Zn की धातु हो तो Zn का लवण हो, मतलब अलग अलग होने चाहिए। एक के अंदर की बात वो कर नहीं रहे। अगर ये फैक्ट दिमाग में आ जाएगा तो एक बात दिमाग में अच्छे से आ जाएगी कि जब एक विलयन के अंदर 2 रॉडें डूबी होंगी तो वो अलग कंडीशन, वहां वैद्युत अपघटनी सेल कार्य करेगा। वो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा क्या करेगा? वो करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। वो हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा सदैव। यहां पर बैटरी लगाओगे, करंट डालोगे तो वो केमिकल एनर्जी में जाएगी, हमारा केमिकल टूटेगा, केमिकल एनर्जी बनेगी हमारे पास। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां पर एक सोल्यूशन है, एक रॉड है, दूसरा सोल्यूशन होगा उसकी दूसरी रॉड होगी, अलग अलग पात्र होंगे, एक पात्र नहीं हो सकता। तो अगर हम एक ही पात्र के अंदर किसी धातु की क्षण ले, उसी धातु का लवण का विलयन डाले, तो ऐसा हो सकता है कि सर तो हमारा जो आप जानते हैं कि एनोड हमेशा प्लस का होता है, कैथोड हमेशा माइनस का होता है, वहां पर ऐसे पर बदल जाती है बार बार, इसलिए इसी बारे में हम चर्चा। ओके।
तीसरा क्या है, अगर आपका विलयन का दाब और परासरण दाब समान हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोड है ना वो आयन देगा, विलयन जो है वो भी नहीं आयन देगा। मतलब परासरण दाब हमारे विलयन दाब के बराबर है तो कोई आयन नहीं देगा, ना हमारा इलेक्ट्रोड आयन देगा ना हमारा विलयन आयन देगा। तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड आप प्रयोग करोगे उस इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। आ जाते हैं अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड के प्रकार। बात करते हैं इलेक्ट्रोड के प्रकार। मेरे हेडिंग डाल देता हूं, यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड के थोड़ा सा नीचे कर, हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रोड के प्रकार। पहला इलेक्ट्रोड देखो, लिखा है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। मतलब क्या कहा? इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में किसी धातु की छड़ उसी धातु के आयनों से युक्त लवण के विलयन में डूबी रहती। जैसे 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 हम काम करें, Zn की छड़ को Zn के सोल्यूशन में डुबो दें तो Zn से Zn2+ बन जाएगा। वाह, Cu से ये हो सकता है, या तो हम कह सकते हैं Zn2+ से Zn व Cu2+ से। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये लिख क्या रहे हैं। देखो एक बात देखो, अगर मैंने CuSO4 का सोल्यूशन लिया या मैंने ZnSO4 का सोल्यूशन लिया, नॉर्मली समझा रहा हूं, यहां से क्या प्राप्त होगा? 2+ प्राप्त होगा। यहां से क्या प्राप्त होगा? आप कहोगे सर Zn2। और वो क्या कह रहे हैं जरा पढ़ के देखो, वो कह रहे हैं धातु की छड़ हो उसी धातु के आयन हो। मतलब हमने अगर जिंक की छड़ ली है तो जिंक का क्या है? आयन है। हमारा Cu की छड़ है तो Cu का आयन है। हमारे जिंक की छड़ है तो जिंक का आयन है, Cu की छड़ है तो Cu का आयन है। बट एक कंडीशन है सर, यहां पर ये चाहो तो आप लिख लो, ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। सर जिंक की छड़ कैसी है? सॉलिड है। बट हमारा जो जिंक का आयन है वो एक्वस है। एक्वस का मतलब जलीय है। क्यों? जब हम ZnSO4 लेते हैं तो ये क्या है? लवण। लवण है तो वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य है तो जब इसका आप जलीय विलयन बनाते हो, क्या बनाते हो? जलीय विलयन बनाते हो तो बनता है Zn2+ एक्वा सॉल्यूशन में, प्लस का SO4 2- एक्वा सॉल्यूशन। मतलब जो आयन बनेंगे हमेशा जलीय विलयन में बनेंगे, इसलिए आप यहां पर आयन पर जलीय विलयन लगा सकते हो। वहां एक बात और लिख सकते हो Cu के बारे में, Cu के बारे में लिख सकते हो, ऐसे लिख दो Zn2+ से Zn भी बन सकते। अब इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। या तो हमारा Zn2+ में जा रहा होगा या तो हमारा Zn2+ Zn में आ रहा। तो कंडीशन, या तो हमारा Zn2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn बना रहा होगा, या तो हमारा Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn2। तो कंडीशन सिंपल सी बात है, आपने पीछे यही बताई। तो कंडीशन बन सकती है, या तो इलेक्ट्रोड आपका एनोड के साथ माइनस का हो सकता है या तो इलेक्ट्रोड आपका कैथोड के साथ प्लस का हो सकता है। तो यहां पर भी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका Zn2+ में जा रहा हो या तो आपका Zn2+ Zn में आ। 2 कंडीशन, Zn से Zn2+ भी बन सकता है, Zn2+ से Zn भी बन सकता है। अगर आप कॉपर के लिए बात करो तो कॉपर के लिए Cu सॉलिड से Cu2+ भी बन सकता है, व Cu2+ से एक्वा सॉल्यूशन से आपका Cu बन सकता है। भी समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है। एक सॉल्यूशन आराम समझ, ये हमारी रॉड है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। ये मेरी जिंक की छड़ है और ये हमारा जिंक का सॉल्यूशन। जिंक का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सर यहां पर है Zn2+ और प्लस का SO4 2। अब ये विलयन में है, काहे में होंगे? एक्वा सॉल्यूशन। सही है। Zn SO4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, जलीय विलयन में। विलयन बनाया है तो जल मिलाना पड़ेगा, जलीय विलयन में है सर। अच्छा, या तो हो सकता है ये Zn2+ यहां जाए Zn बना ले, और या तो हो सकता है ये Zn आके Zn2 हो सकता है ना। यही तो मैंने पीछे पढ़ाया कि या तो हो सकता है कि विलयन का दाब ज्यादा हो तो Zn से Zn2+ बन रहा हो, अगर विलयन का दाब कम होगा तो Zn2+ से Zn। सी बात है, अगर विलयन का दाब ज्यादा होगा तो Zn से आएंगे आयन Zn2+। Zn2+ क्या है? आयन है। कहां आएगा? विलयन में। जब विलयन का दाब कम होगा तो आयन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड। यही पढ़ा है ना, विलयन का दाब ज्यादा तो आयन आएंगे इलेक्ट्रोड से विलयन में।
और जब विलियन का दाब कम होगा तो आयन जाएंगे कहाँ, यहाँ दो कंडीशन एक साथ फॉलो हो सकती है। जेडन हमारा देखो यहां से क्या हो सकता है, जेडन हमारा Zn2+ बना सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और यहां हमारा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn बना सकता है। बोलो चलो एक नए तरीके से फिगर ही बना देते तो आएगा। आ जाओ जरा फिगर ही बना देते, तब देखते आता कि नहीं आता। ये एक हो गया फिगर, ठीक है। दूसरा बनाते हैं, तो हो गए। आपने कहा यहां विलियन का दाब ज्यादा है, तो मैंने कह दिया ये हमारी Zn की छड़ है और ये हमारा ZnSO4 का सोल्यूशन। बहुत ध्यान से, यहां पर भी मैंने ऐसा बोला, ये हमारी Zn की छड़ है और ये हमारा Zn, ठीक है। आपने कहा अगर विलियन का दाब ज्यादा होगा क्या होगा, Zn से आएंगे Zn2, क्या आएगा आप बोलोगे सर Zn2+ आएगा, क्या आएगा Zn2, Zn से Zn2+ बनेगा और विलियन में चला आएगा। यहां क्या होगा सर, विलियन का दाब कम होगा तो विलियन से आयन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे, मतलब यहां से जो होगा, यहां से जो होगा वो आयन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, और कौन जाएगा, Zn2। देख लो अब बताओ जरा कम समझ में आ रहा है कि ठीक समझ। मैंने कहा विलियन का दाब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड से आयन कहां जाएंगे, सोल्यूशन। इलेक्ट्रोड से निकले आयन, आयन निकलेंगे, Zn नहीं जाएगा, Zn2+ जाएगा। इलेक्ट्रोड से आयन निकलेंगे, सोल्यूशन में जाएंगे। यहां मैंने कहा जब विलियन का दाब कम होगा तो सोल्यूशन से आयन निकल के इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, मतलब सोल्यूशन से आयन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। चलेगा इलेक्ट्रोड, Zn2+ चला गया। तो या तो देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो Zn2+ से Zn बन रहा हो, यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn बना रहा है, ये हो रहा है यहां पर। Zn2+ कहां जा रहा है, Zn में। Zn2+ अगर Zn में जाएगा, देखो ऐसे पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, अब तो ये तो बताओ जरा। तो ये बात पढ़ाइए कि Zn2+ से क्या बन रहा है, Zn बन रहा है, ठीक। यहां देखो यहां क्या हो रहा है, Zn से क्या बन रहा है, Zn2+। तो आपने कहा सर यहां Zn से Zn2 बन रहा, ये तो आपको पढ़ाया है ना कि सर यहां आवेश किधर ज्यादा है, यहां 0 है उधर 2+, तो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े जाएंगे, ठीक। और यहां क्या है, Zn2+ से Zn, मतलब सर आवेश इधर ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़। अब बोलो जरा कम समझ में आई क्या बात, अब आई कि अभी भी नहीं आई है, अब बोलो आई। यहां से Zn निकल के आए Zn2+ पे, Zn से कहां गए, Zn2+, विलियन के अंदर, देखो साफ साफ लिख दिया, इलेक्ट्रोड से कहां जाएंगे, विलियन के अंदर। और यहां क्या हुआ, विलियन से कहां गए, इलेक्ट्रोड पर, तो विलियन से कहां गए, इलेक्ट्रोड पर, तो मतलब Zn2+। विलियन के अंदर क्या है, Zn है क्या, नहीं सर, विलियन के अंदर तो ZnSO4 है ना, ZnSO4 का मतलब Zn2+ है, SO4 2- है, यहां से तो क्या जाएगा, आयन ही जाएगा। अब आयन जाएगा तो Zn2+ जाएगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। आप Zn2+ से Zn भी लिख सकते हो और आप Zn से Zn2+ भी लिख सकते हो, तो आप दो कंडीशन ऐसी इस बार लिख सकते हो, Zn से Zn2+ भी लिख सकते हो, Zn2+ से Zn भी लिख सकते हो, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला है हमारा, बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड। जो गैस इलेक्ट्रोड होते हैं, गैस इलेक्ट्रोड में किसी अक्रियाशील धातु जैसे प्लैटिनम, किसकी, जैसे प्लैटिनम की उपस्थिति में गैसीय तत्व और उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य साम्यावस्था होती है। जैसे जैसे हमने कहा पीटी युक्त हाइड्रोजन है, पीटी युक्त हाइड्रोजन है गैस अवस्था में, और उसके साथ में हमारा H+ बन रहा है, उसी का आयन। बोला गया गैस इलेक्ट्रोड में किसी अक्रियाशील धातु जैसे प्लैटिनम की उपस्थिति में जो आपका गैसीय तत्व है
वो उसके आयन से युक्त विलयन में हो, या तो Pt तो H2 से युक्त है। देखो बोला गया ना, प्लेटिनम की उपस्थिति में गैसीय तत्व होना चाहिए। तो मैंने कहा हाइड्रोजन अगर कोई गैसीय तत्व है तो प्लेटिनम के साथ होगा और उसी का आयन होगा। तो हाइड्रोजन का आयन कौन सा होता है? H+ होता है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, या का उल्टा भी हो सकता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि H+ प्लस, अब H+ काहे में होगा ये भी लिख दो, एक्वा में होगा। तो ये भी लिख सकते हो H+ एक्वा सॉल्यूशन से प्लस Pt की उपस्थिति में H2 गैस के रूप। एक और होता है Cl वाला, देख लो। Pt की उपस्थिति में Cl2 होगी गैस के रूप में, कहां होंगे? Cl- या Cl माइनस एक्वा सॉल्यूशन में होंगे, साथ में होगा Cl2। आप बोलो तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं यहां पर, या तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये क्या बोलेंगे आप? बोलोगे या ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसे क्या बोलेंगे? क्लोरीन इलेक्ट्रोड। नहीं समझे तो एक बार और देखो, कहां होता है? बैटरियों में होता है। कहूंगा कहां? मैंने कहा, उन्होंने साफ साफ जो कहा वो पढ़ो। गैस इलेक्ट्रोड लेना है अगर आपको, अक्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम के साथ गैसीय तत्व को लेना है। तो मैंने कहा प्लेटिनम के साथ हमारा हाइड्रोजन गैसीय तत्व है और उसका आयन, मतलब हाइड्रोजन का आयन क्या होगा? H+। वो कहां होगा? जलीय विलयन में। तो H+ आयन हो गया एक्वा सॉल्यूशन। क्या इसको पलट के भी लिख सकते हैं? मैंने इस प्रकार लिख दिया। यहां आ गए, अगर हम क्लोरीन का ले रहे हैं तो प्लेटिनम युक्त, तो मैंने कोई गैसीय तत्व ले लिया, प्लेटिनम के साथ उस गैसीय तत्व को ले लिया और उसका आयन ले लिया, या का आयन ले लिया और प्लेटिनम के साथ उस गैसीय तत्व। दो प्रकार से इसको हम वर्णित कर सकते हैं। अगला है देखो, धातु अविलेय धातु लवण इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों में देखो, पढ़ते जाओ, इन इलेक्ट्रोडों में धातु तथा उसी धातु का अल्प विलेय लवण समान ऋणायन युक्त विलेय लवण के विलयन में डूबे रहते। तीन चीजें कि धातु होगा, धातु का अल्प विलेय लवण होगा और उसका समान ऋणायन युक्त लवण होगा। तो कैसे लिखूंगा जरा देखो, जैसे जैसे मैं लिखते आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा AgCl है मेरे पास, क्या है? मान लो मैंने कहा मेरे पास AgCl, क्या है? AgCl। अब ये कैसा होगा? आप कहोगे सर सॉलिड होगा। जब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाले, ध्यान सुनना, जब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाले क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? Ag हमारा सॉलिड के रूप में बाहर हो जाएगा और साथ में हमारा जो क्लोरीन है वो Cl- बना के एक्वा सॉल्यूशन। ठीक, ये अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं बताऊंगा भी। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा Hg2Cl2 हो गया। अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाले तो हमारा जो Hg है वो हमारा लिक्विड, पारा है लिक्विड के रूप में होगा, इस सॉलिड के रूप में है, पारा हमारा लिक्विड के रूप में प्राप्त हो जाता है। बाकी जो Cl है हमारा माइनस वाला, वो हमारे जलीय में चला जाता है। तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसे कैसे व्यक्त करेंगे? यहां पर इलेक्ट्रोड को कैसे लिखेंगे बोलोगे? क्या बोला गया? धातु। तो धातु हमारी क्या है? Ag। तो आपने कहा सर Ag प्लस, Ag किसमें है? लिख जाओ, Ag सॉलिड में है, प्लस और क्या है? धातु का लवण हमारा क्या है? AgCl। AgCl है सॉलिड में, फिर क्या है? समान ऋणायन वाला, तो यहां ऋणायन क्या है? Cl-। ये हो जाएगा Cl- एक्वा कंडीशन, ये हो जाएगा उस सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, में आ जाओ, क्या लिखना है? धातु। तो आप बोलोगे सर Hg हमारी धातु है, सॉलिड, सॉरी किस रूप में है? लिक्विड के रूप में है, प्लस हमारा जो लवण है Hg2Cl2 है, किस रूप में है? सॉलिड के रूप में है, प्लस हमारा जो क्लोरीन है माइनस के रूप में है, एक्वा सॉल्यूशन। ये क्या है? इसको ऐसे लिख दो, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो एक बात और लिखता हूं फिर समझाता हूं पूरा। इन इलेक्ट्रोडों को कैलोमल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड भी एक बात फिर से समझ, ये मेरा कोई लवण है, इसके अंदर हमने जब इलेक्ट्रॉन डाले तो Ag हमारा सॉलिड के रूप में मिल गया मुझे, सिल्वर हमारा मुझे मिल गया, और जो क्लोरीन है वो माइनस के रूप में बन गया।
अब माइनस है, आयन है, तो आयन कहाँ होंगे, जलीय विलयन में होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्वा लगा दिया। सिल्वर हमारा सॉलिड होता है, इसलिए मैंने सॉलिड लगा दिया। लवण है, सॉलिड होगा, इसलिए मैंने सॉलिड लगा दिया। उन्होंने कहा कैसे लिखना है, आपने कहा सर धातु लिखनी है, तो हमारी धातु होगी Ag। फिर उसका लवण लिखना है, तो मैंने कहा AgCl होगा। फिर उसका ऋणायन लिखना है, तो मैंने कहा Cl माइनस। फिर यहाँ आ गए, जैसे HgCl2 वाला लेंगे, Hg2Cl2 वाला विलयन लेते हैं। अगर ये लवण लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन डालते ही Hg हमारी बाहर हो जाती है, पारा है, लिक्विड के रूप में बाहर हो जाएगी, साथ में हमारे क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे। अब कहोगे सर बैलेंस नहीं है, अरे भैया बैलेंस है, यहाँ पर कितना माइनस है, एक माइनस, इधर भी कितना है, एक माइनस, यहाँ एक माइनस है और यहाँ पर भी एक। अब सर यहाँ पर होने चाहिए दो माइनस वैसे, तो आप चाहो तो यहाँ पर दो माइनस लगा सकते हो बैलेंस के लिए, बैलेंस नहीं है ना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लगा लो, बैलेंस हो जाए। दो एक कम दो माइनस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन लगा। तो आप कहोगे पहले आपकी धातु आएगी, तो आपने कहा पहले हमारी Hg आएगी, फिर हमारा लवण आएगा और साथ में हमारे आएंगे उसके ऋणायन वाले। तो जो इसे ये जो लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। जो आपकी सेल है उसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है, ये अभी आगे पढ़ाऊंगा। अब पीछे एक बार क्लास को दोहरा लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है, फिर एक बार समझने की प्रयास करते हैं। आपने पढ़ा सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, वैज्ञानिक नष्ट ने बताया कि इलेक्ट्रोड में निम्न प्रकार से कार्य करता है इलेक्ट्रोड। वैसे इलेक्ट्रोड एनोड हमेशा प्लस का होता है, कैथोड हमेशा माइनस का होता है। इसके आधार पर आपने कहा सर हमारा वैद्युत अपघटनी सेल है, मतलब कह सकते हो हमारे फिजिक्स के आधार पर, ऐसे बोल सकते हो। अगर हमारे फिजिक्स के आधार पर बात करें तो फिजिक्स के आधार पर हमारा अगर बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जो इलेक्ट्रोड जोड़ता है वो प्लस का होता है, एनोड होगा। जो बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा होता है वो माइनस का होगा, तो वो कैथोड। तो ये हम जानते हैं सर। बट वैज्ञानिक नष्ट जी आए, उन्होंने कहा यहां पर दो प्रकार से कार्य करते हैं। यदि हमारा विलयन का दाब ज्यादा हो जाए तो चित्र के अनुसार क्या होगा, अगर विलयन का दाब ज्यादा से बोलो, विलयन का दाब ज्यादा होगा तो नीचे दबेगा, वो नीचे दबेगा तो हमारे इलेक्ट्रोड से आयन कहां जाएंगे, विलयन में जाएंगे। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में चले, तो हमारा इलेक्ट्रोड माइनस का होगा, सोल्यूशन हमारा प्लस का। ठीक, आगे बढ़े। यदि हम विलयन का दाब कम कर दें, विलयन का दाब कम कर दें, मतलब सर अब दाब कम है, मतलब सर ऊपर की बात की जाए, अगर विलयन का दाब कम कर दें तो हमारे जो आयन होंगे वो इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, फिर हमारा विलयन माइनस का हो जाए। आयन कहां जा रहे हैं, विलयन से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर। विलयन हमारा माइनस का हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हमारा प्लस का हो जाएगा। अब हम जानते हैं जहां से आयन जा रहे हैं वो एनोड का होगा, जहां पर पहुंच रहे हैं वो कैथोड। जहां से आयन जा रहे हैं वो, देखो ऐसे बोल देता हूं, अगर या चाहो तो यहां लिख लो, नोट करके लिख लो, जहां से आयन जाएंगे, जहां से आयन जाएंगे, जहां पर जाएंगे, जहां पर जाएंगे, जहां से आयन जाएंगे, पहली बात वो होगा माइनस का, जहां पर जाएंगे वो होगा प्लस। जहां से जाएंगे जो माइनस का होगा वो एनोड होगा, प्लस का होगा वो कैथोड। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। आ गया है, तुमने इलेक्ट्रोडों की बात की, आपने कहा सर पहला इलेक्ट्रोड होगा उस धातु का होगा, धातु का आयन होगा, धातु होगा उसी धातु का आयन होगा। तो दो प्रकार से लिख सकते हैं, Zn से Zn2 प्लस भी हो सकता है, Zn2 प्लस से Zn भी हो सकता है, यहाँ पर भी Cu से Cu2 प्लस भी हो सकता है, Cu है, आप फिर बदल करके उसको लिख सकते हैं। यहाँ जाते हैं, तो अगर यहाँ की बात करें तो आप कह सकते हो सर अगर आप गैस इलेक्ट्रोड की बात करो तो वो गैसीय तत्व प्लेटिनम के साथ रहेगा और उसका साथ में आयन रहेगा। वो गैसीय तत्व प्लेटिनम के साथ रहेगा और बगल में उसका आयन रहेगा। वो गैसीय जो भी तत्व है वो प्लेटिनम के साथ रहेगा और साइड में उसका आयन रहेगा। जो गैसीय तत्व है वो क्या है में रहेगा, प्लेटिनम के साथ रहेगा और बगल में क्या होगा, उसका आयन। आगे आ जाओ, यहाँ तो क्या सीखा कि ये सर कैलोमल इलेक्ट्रोड होते हैं। इनमें क्या होता है, उसका धातु होता है, धातु का लवण होता है और उसी धातु का ऋणायन होता है। तो आपने कहा सर हमारी ये धातु है, धातु का लवण है और इस धातु का ऋणायन है, मतलब धातु है उस धातु का लवण है और उसी लवण का ऋणायन है। धातु का लवण और उसी का ऋणायन, धातु का लवण और लवण का ऋणायन, ऐसे बोल दो। AgCl में Ag इधर आ गया, Cl माइनस बाहर। Hg2Cl2 में Hg इधर आ गया, Cl माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में G चला जाएगा, राइट हैंड साइड में उसका ऋणायन। इस प्रकार हम सेलों, ठीक है। पेपर में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछ लेते हैं कि नल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं बताओ अच्छा धातु आयन इलेक्ट्रोड क्या है, या इलेक्ट्रोडों के प्रकार से दिया जाता है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको अलग अलग इलेक्ट्रोड लिखने पड़ते हैं और उनके एक एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, काम उनका हो जाएगा।
ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर यहीं तक बात करेंगे, अगली क्लास में आएंगे तो फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास की कंफ्यूजन है, तो आज क्लास में जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, फिर अगले क्लास में आएंगे तो आपकी कंफ्यूजन पूरी की पूरी दूर कर देंगे। कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रह जाएगी, बट जो भी कंफ्यूजन है वो यहीं पर है, पहले पॉइंट में है और दूसरे। अगर चित्र के माध्यम से आप समझोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा था और क्या आप समझ, ठीक है। एक बार देखिएगा, कंफ्यूजन की बात नहीं है, एकदम साफ साफ ये आपको कंडीशन याद रखनी है। मैंने यहां लिख दिया, जहां से आयन जाएंगे एनोड का होगा माइनस, मतलब माइनस का होगा, जहां पर जाएंगे वो प्लस का, ठीक, ओके, ठीक है। फिर अगली क्लास में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो आज की क्लास की कंफ्यूजन है, सब कंफ्यूजन दूर करके अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। सभी कंफ्यूजन जो आज की हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट हो तो फिर अगली क्लास में आपको मैं क्लियर कर दूंगा बेहतर तरीके, ठीक है। बट आपको इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के प्रकार पहली बात याद हो जाए, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और उनके प्रकार तो आज आपको याद हो जाने चाहिए। बाकी ये जो आपका ये केस है, तीनों केस हैं, मैं तीनों केस को एक बार और बेहतर तरीके से आपके समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल क्लास में हम समझेंगे, अगली क्लास में। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं, आज क्लास फिर इतना रखते, तब तक के लिए धन्यवाद।